गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। जैसा कि आपको टॉपिक दिख रहा होगा, थंबनेल में भी दिख रहा होगा कि हमने आज का जो टॉपिक है वो क्या लिया है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इम्पोर्टेंट और इनफैक्ट ये टॉपिक आप पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर आप क्लास 11th पढ़े हैं, क्लास 11th में आपने देखा होगा कि ग्रेविटेशन जो होता है वहाँ पे हम पढ़ते हैं। ठीक है, बट वहाँ पे जो पढ़ते हैं वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं। यहाँ पे हम जो पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको और बता दूं कि इसके पहले हम इस जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो सीरीज़ स्टार्ट किया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज़ में हमने जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के डिटेल में काफ़ी किया हुआ है। कूलम्स लॉ किया, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है वो किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट चार्ज सिस्टम की वजह से क्या क्या होता है। ठीक है, जैसे कोई कंटिन्यूस चार्ज सिस्टम है, वन डायमेंशन, जैसे लीनियर वायर हो गया, रॉड हो गया, उसकी वजह से क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट पॉइंट पे, डिफरेंट सिचुएशन में, डिफरेंट लेंथ की वजह से। ठीक है, ये सब हमने किया हुआ। फिर रिंग किया हुआ है, फिर सर्कुलर आर्क किया हुआ है, फिर सर्कुलर डिस्क किया हुआ है, सॉलिड सिलेंडर किया हुआ है, हॉलो सिलेंडर किया हुआ है, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर। ठीक है, थिक शीट, थिन शीट, तो बहुत सारे हमने कर रखे हैं। उसको देखिए आप, एक एक लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, आप स्टेप बाय स्टेप हमने उसमें एक्सप्लेन किया है और गारंटी है मेरी आपको एक एक चीज़ आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप आप उसको देखिए और एंजॉय करिए उसका। ठीक है, तो उसको कंटिन्यू करते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। इनफैक्ट ये जनरल लाइफ में आप इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हो। पोटेंशियल एनर्जी जनरल वे में अगर आप देखो तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी होती है वर्क डन का एक फार्म होता है। पोटेंशियल एनर्जी कुछ डिफरेंट नहीं होती है। वर्क डन का एक क्या होता है, फार्म होता है। मीन्स वर्क जो आप किसी चीज़ पे करते हो वो उसमें पोटेंशियल एनर्जी की फार्म में स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो वर्क किसी के ऊपर जो आप करते हो वही उसके पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम में मीन्स स्टोर हो जाता है, उसी को हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। मीन्स वर्क डन अगेंस्ट, ठीक है, वर्क डन अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स टू असेंबलिंग देम, उनको असेंबल करने के लिए, उनको एक साथ लाने के लिए जो आप वर्क करते हो वही उसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है। एक जनरल वे होता है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, एक होता है पोटेंशियल, एक होता है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल एक पर्टिकुलर पॉइंट का फिनोमिना होता है, एक पॉइंट की प्रॉपर्टी होती है। बट पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जॉइंट फिनोमिना होता है। पॉइंट पे अगर वर्क होगा तो पोटेंशियल एनर्जी आएगा, अगर पॉइंट पे वर्क नहीं होगा तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं आएगा। पोटेंशियल है जबकि, ठीक है, पोटेंशियल है बट जब तक आप वर्क नहीं करेंगे तब तक वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा। इसका एग्जांपल मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो किसी दो प्लेस हम सेलेक्ट करते हैं। एक प्लेस पे जो शूज़ हैं उसको सेल करने की जो मीन्स परसेंटेज है सेल करने का 50% है। मीन्स 100, मान लो 100 शूज़ सेल करने का वहाँ पे है और दूसरा जो प्लेस है वहाँ पे 200 पेयर शूज़ का जो है सेल करने का मीन्स पोटेंशियल है। दोनों पोजीशन, दोनों प्लेस का पोटेंशियल हमने बता दिया। एक का 100 है, एक का 200 पोटेंशियल है। मतलब अगर आप वहाँ पे ओपन करते हो, शूज़ की शॉप ओपन करोगे तो वहाँ 100 पेयर शूज़ आप सेल कर सकते हो और दूसरी जगह पे आप 200 पेयर। ठीक है, चलिए, ये किसी को पता लगा तो उसने क्या किया, जो 100 पेयर वाला था, जहाँ पे 100 पेयर शूज़ सेल हो सकते हैं, वहाँ पे जाके उसने अपना शॉप ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद उसने ये देखा कि वो 100 पेयर शूज़ सेल कर ले गया। ठीक है, मीन्स अब वो जो 100 पेयर शूज़ सेल कर ले गया वही उसका वर्क हो गया, वही उसने वर्क किया और वही उस प्लेस का पोटेंशियल एनर्जी हो गया। क्लियर हो गया। अगर वो वर्क नहीं करता तो वो पोटेंशियल ही था, पोटेंशियल एनर्जी नहीं था। इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी को बोलते हैं इट इज अ जॉइंट फिनोमिना। दिस इज नॉट अ इंडिविजुअल फिनोमिना। एक पॉइंट का फिनोमिना नहीं होता है, बट पोटेंशियल क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का फिनोमिना होता है। क्लियर है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो वर्क करोगे तभी वो पोटेंशियल एनर्जी में आएगा। पोटेंशियल भले है वहाँ पे बट ज़रूरी नहीं है वहाँ पोटेंशियल एनर्जी हो ही। जैसे 200 पेयर शूज़ था, वहाँ पे तो नहीं सेल किया तो वो तो पोटेंशियल फार्म में पड़ा है, वो तो वर्क में कन्वर्ट नहीं हुआ, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुआ, वो केवल पोटेंशियल ही है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। क्लियर हो गया। आई थिंक आपको थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा होगा। अब जैसे हम ग्रेविटेशन की बात करते हैं, ग्रेविटेशन में हम क्या करते थे,
कि मास को असेंबल करते थे। किसको असेंबल करते थे? मास को असेंबल करते थे, ठीक है। तो उसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? यहाँ हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ हम किसको असेंबल करने वाले हैं? इलेक्ट्रिक चार्जेज को असेंबल करने वाले हैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक जो फोर्स है उसके अगेंस्ट में हम चार्ज को जब असेंबल करेंगे तो वो जो वर्क डन होता है वही हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और उसी का दूसरा नाम हमारा इंटरेक्शन एनर्जी भी होता है। उसी का दूसरा नाम हमारा इंटरेक्शन एनर्जी मीन्स चार्ज के बीच में जो इंटरेक्शन है उसकी वजह से जो वर्क हो रहा है दैट इज इंटरेक्शन एनर्जी। इंटरेक्शन एनर्जी के फॉर्म में वो स्टोर हो जाता है, उसी को हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी मीन्स जो है वो किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है। नॉर्मल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल को असेंबल करने में जितना वर्क डन होता है वही हमारा क्या होता है? वही हमारा ये आपका पोटेंशियल एनर्जी होता है। और अगर इलेक्ट्रिक चार्ज को आप असेंबल कर रहे हो तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हो जाता है, ठीक है। चलिए टॉपिक पे देखते हैं। यहाँ पे टॉपिक में क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे इसको हम इसीलिए सबसे पहले इसको हमने डिफाइन किया है, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बेटा? पोटेंशियल एनर्जी इन अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड मीन्स जो फोर्स फील्ड जिसमें हम ये काम कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए? कंजर्वेटिव होना चाहिए। कंजर्वेटिव के लिए मैं आपको क्लास 11th में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। क्लास 11th में अभी मैंने लेक्चर बनाया नहीं है बट अभी बनाऊंगा, तो उसमें जो है कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वहाँ पे आता है, मैं समझाऊंगा उसको, डिटेल में बढ़ाऊंगा कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव। अभी हमारा वो टॉपिक नहीं है, तो अभी जो हमारा टॉपिक है उसी को एक्सप्लेन करते हैं। तो इन अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड इट इज़ द वर्क डन इन असेंबलिंग अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ठीक है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल को असेंबल करने में जितना वर्क डन होता है वही क्या होता है भाई? पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी अभी मैंने सब कुछ आपको एक्सप्लेन किया था। इट इज़ द वर्क डन इन असेंबलिंग अ सिस्टम ऑफ चार्जेज अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ द सिस्टम। इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट में जो वर्क आपको करोगे इन असेंबलिंग द चार्जेज, वही हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो यहाँ पे दिस इज आल्सो टर्म एज इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेज। इसी को हम इंटरेक्शन एनर्जी भी बोलते हैं। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। और आगे इसके बाद जो है नेक्स्ट मैं करने वाला हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये तो हमारा एक जनरल ओवरव्यू हो गया, इसको आप फटाफट नोट कर लें। इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैलकुलेशन के लिए इसको क्या क्या यूज करते हैं, तो अब नेक्स्ट पार्ट में हम वही करने वाले हैं। इसको फटाफट आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो अब हम कैलकुलेशन करेंगे उसका। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम कैलकुलेट करेंगे 2.4 सिस्टम के लिए। हमने बताया जैसा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या था भाई? इंटरेक्शन एनर्जी था। इंटरेक्शन एनर्जी था 2.4 का क्या था? इंटरेक्शन एनर्जी। सिस्टम ऑफ पार्टिकल या सिस्टम ऑफ चार्जेज का इंटरेक्शन एनर्जी था। उसके ऊपर जो वर्क करना पड़ता है उनको असेंबल करने के लिए अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स, उसी को हम क्या बोलते थे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब उसी को कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि 2.4 के बीच में कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं। एक चीज़ आप ध्यान दो, जब आप क्लास 11th में थे वहाँ पे आपने देखा होगा कि जब हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं किसी भी पार्टिकल की, तो हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट जरूर लेते हैं, एक रेफरेंस लाइन लेते हैं हमेशा पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए कि भाई पोटेंशियल एनर्जी किसके रेफरेंस में आप बता रहे हो। बिना रेफरेंस बताए आप पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर सकते किसी का। तो यहाँ पे जो हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए जो रेफरेंस पॉइंट बनाएंगे वो इनफाइनाइट बनाएंगे, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी देखो ऐसा पॉइंट बनाना चाहिए जहाँ पे या तो पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट हो, चेंज ना हो रहा हो, या जहाँ पे जीरो हो, ठीक है, जहाँ पे जीरो है। तो हम यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी का जो रेफरेंस पॉइंट बना रहे हैं वो इनफाइनाइट को बना रहे हैं, बिकॉज अगर कोई चार्ज इनफाइनाइट पे है, दो चार्ज इनफाइनाइट सेपरेशन पे हैं, तो उनके बीच कोई भी इंट्रैक्शन नहीं होगा, और अगर उनके बीच कोई इंट्रैक्शन नहीं होगा तो उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो होगी। मीन्स इंट्रैक्शन की पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, बिकॉज देयर विल बी नो इंट्रैक्शन इफ़ दे आर सेपरेटेड बाय इनफाइनाइट डिस्टेंस। अगर वो इनफाइनाइट डिस्टेंस में सेपरेटेड हैं तो उनके बीच कोई भी इंट्रैक्शन एनर्जी नहीं होगा। तो वही इनफाइनाइट वाला पॉइंट हम क्या ले लेंगे? रेफरेंस पॉइंट ले लेंगे। देखिए जैसा कि हमने डायग्राम में शो किया हुआ है,
पोटेंशियल एनर्जी को U से डिनोट करते हैं, तो U जो यहाँ इनफाइनाइट पे होता है वो क्या होता है भाई, 0 होता है, बिकॉज देयर विल बी नो इंट्रैक्शन। U इनफाइनाइट पे क्या होता है, 0 होता है, बिकॉज दोनों चार्ज के बीच में कोई भी इंट्रैक्शन नहीं होगा। तो इनफाइनाइट हमने ये रेफरेंस पॉइंट आप लिख भी सकते हैं इस चीज़ को, दिस इज रेफरेंस पॉइंट। क्या है ये, रेफरेंस पॉइंट है, इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। दूसरा देखो, अब हम इनफाइनाइट, मान लो हम इनफाइनाइट से किसी चार्ज को लेके आ रहे हैं, किसी चार्ज को लेके आ रहे हैं, आपको हमें कैलकुलेट करना है जब दोनों चार्ज के बीच में सेपरेशन R हो जाए तो उस टाइम पे दोनों के बीच इंट्रैक्शन एनर्जी कितना होगा, दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा जब उसको हम R डिस्टेंस पे लेके आएंगे। अब आप खुद सोचो, ये Q1 है, ये Q2 है, दोनों अभी हमने पॉजिटिव लिया हुआ है, तो Q1 की वजह से फोर्स Q2 पे बाहर की तरफ लगेगा कि नहीं लगेगा, तो जो नेचुरल फोर्स होगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या होगा, बाहर की तरफ। हम इसको किधर लेके आ रहे हैं, अंदर की तरफ लेके आ रहे हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ध्यान दो, हम पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी को, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमको क्या लेना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा। यहाँ पे ये ध्यान देना आप हमेशा, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी, इसका मतलब इसको हम धीरे धीरे करके इसको लेके आ रहे हैं, और लेके आ रहे हैं मीन्स इलेक्ट्रिक फोर्स उधर लगेगा और इसको हम इधर लेके आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं हम यहाँ पे, मीन्स एक्सटर्नल वर्क कर रहे हैं, एक्सटर्नल वर्क कर रहे हैं। तो वो एक्सटर्नल वर्क कैसे कैलकुलेट होगा वही यहाँ पे हम करने वाले हैं। क्लियर हो गया? आई थिंक यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। जब R डिस्टेंस पे होंगे तो कितना इंट्रैक्शन एनर्जी, कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी उनका होगा, वही कैलकुलेट करना है। चलिए अब हमने क्या किया, Q2 को सबसे पहले इनफाइनाइट पे लिया, इनफाइनाइट से उसको लेके आए x डिस्टेंस पे। x डिस्टेंस पे जब हम उसको लेके आए, ठीक है, तो अब x डिस्टेंस पे इन दोनों के बीच कोई न कोई फोर्स काम करना शुरू कर दिया होगा, कोई न कोई फोर्स मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करना शुरू कर दिया होगा, ठीक है। अब उसी के अगेंस्ट में उसको हम लेके आ रहे हैं, उसी के इक्वल अगर फोर्स लगाएंगे तभी वो कांस्टेंट एनर्जी के साथ में आएगा, कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी के साथ में आएगा। तो इसका मतलब अगर F फोर्स इधर लग रहा है Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर, तो उतना ही फोर्स इसको इस डायरेक्शन में हम लगाएंगे, तब जाके वो उस कांस्टेंट स्पीड से आएगा। क्लियर हो गया? ये बात समझ में आपको? ठीक है, चलिए। तो अब x डिस्टेंस पे हम उसको लेके आए तो कितना फोर्स हो गया भाई दोनों के बीच में, Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर। अब dx से अगर उसको डिस्प्लेस किया हमने, अब क्योंकि ये Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर क्या है, क्या ये कांस्टेंट फोर्स है? नहीं, जैसे जैसे x ये चेंज होगा इसकी वैल्यू चेंज होगी। इसका मतलब यहाँ पे हम वर्क डन को डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, F इंटू डेल्टा एक्स करके, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करके डायरेक्टली हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पे जो फोर्स है दैट इज वेरिंग नेचर, दैट इज नॉट ए कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन वाला हेल्प लेंगे। इसी वजह से हमने यहाँ पे dx लिया हुआ है कि इसको हल्का सा और डिस्प्लेस किया हमने dx लेंथ से dx लेंथ से डिस्प्लेस किया। तो अब कितना वर्क डन करना पड़ेगा, चलिए सबसे पहले हम फोर्स लिखते हैं यहाँ पे, फोर्स, ठीक है, फोर्स, या इसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स F इज इक्वल टू Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर। ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, हमने dx क्यों लिया, आपको समझ में आया? क्योंकि ये फोर्स कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, x के साथ में कांस्टेंट नहीं है, वेरिंग नेचर का है। तो अब यहाँ पे फोर्स हमने लिख दिया, वर्क डन हमें फाइंड करना। अब आप खुद सोचो, जब वर्क पावर एनर्जी हम पढ़ते हैं, दो टाइप से हम वर्क डन करते हैं, एक कांस्टेंट फोर्स हो, एक वेरिएबल फोर्स हो। वेरिएबल फोर्स के केस में हम इंटीग्रेशन मेथड यूज करते हैं, कांस्टेंट फोर्स के केस में डायरेक्टली F डॉट डेल्टा एक्स कर देते हैं। वही चीज़ यहाँ पे है, हम यहाँ पे इंटीग्रेट करने वाले हैं। तो यहाँ तक आप फटाफट नोट कर लो इसको। क्या दिखाई दे रहा है सभी को? नोट कर लो इसको। ठीक है, तो ऊपर का यहाँ पे हम मिटा रहे हैं इसको, ये चीज़ इरेज कर दे रहे हैं। यहाँ पे इसको देखिए हम करते हैं, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, अगेंस्ट द फोर्स फील्ड आपने देखा है, लिखा हुआ है। तो अब बताओ यहाँ पे वर्क डन, वर्क डन ही हमको फाइंड करना है। यहाँ पे क्या फाइंड करना है? वर्क डन इन शिफ्टिंग, वर्क डन इन शिफ्टिंग, वर्क डन इन शिफ्टिंग
Q2 by a distance dx, यही मैंने आपको बताया था, एज डिस्टेंस dx एज, इसको हम लिखेंगे dw एंड दैट इज फोर्स वेक्टर डॉट dx वेक्टर। देखो आप ध्यान से, फोर्स लग रहा है इधर, dx हमने डिस्प्लेस किया इधर, दोनों के बीच में कितना एंगल है भाई, कितना एंगल है बताइए आप, 180 डिग्री है। तो इसको क्या हम लिख सकते हैं, dw माइनस एफ dx लिख सकते हैं, या इसी को हम एक्सटर्नल भी बोल सकते हैं, dw एक्सटर्नल। ये dw एक्सटर्नल हो गया। अब देखिए, अब ये हमको फोर्स की वैल्यू पता लग गई, ये वर्क डन की वैल्यू, हल्का सा डिस्प्लेसमेंट dx लेंथ के लिए, dx डिस्प्लेसमेंट के लिए कितना वर्क होगा वो हमको पता लग गया। तो टोटल वर्क के लिए क्या करना होगा, इंटीग्रेट। सो फॉर कैलकुलेशन ऑफ टोटल वर्क डन, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dw, दैट इज, बताओ कहाँ तक, इनफाइनाइट टू r k q1 q2 बाई एक्स स्क्वायर dx। आप अच्छे से देख लें, इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई भी डाउट हो तो आप फटाफट पूछ सकते हैं, यही हम यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक। मिटा दें इसको, चलिए। तो आप इंटीग्रेट करिए, इंटीग्रेशन बेसिक इंटीग्रेशन है, कोई बहुत टेढ़ा इंटीग्रेशन नहीं है, ये आपको आना चाहिए। के Q1 Q2 कॉमन हो गया, और यहाँ पे आ गया 1/x² माइनस 1/x होता है, और ध्यान रहे यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे ये माइनस आप रखिए, माइनस रखिए, और लिमिट क्या है, इनफाइनाइट टू r है। तो आप देखेंगे दिस बिकम्स के Q1 Q2 डिवाइड बाई r, दिस इज वर्क डन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। मीन्स 2 पॉइंट चार्ज को, अगर आप 2 पॉइंट चार्ज को आप असेंबल कर रहे हो तो जितना वर्क डन होगा वो होगा दोनों चार्ज का प्रोडक्ट है, एंड डिवाइड बाई दोनों का सेपरेशन है। दोनों चार्ज का प्रोडक्ट है और डिवाइड बाई दोनों का सेपरेशन है। आई बात समझ में कि नहीं भाई, क्लियर है? अच्छे से देख लो, इसको नोट कर लो, इसमें अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप। तो आपने ये देखा कि 2 पॉइंट चार्ज का जो एनर्जी था, जैसे ये मान लो 1 पॉइंट चार्ज ये है, 1 पॉइंट चार्ज ये है, ठीक, ये Q1 है, ये Q2 है, ये R सेपरेशन पे हैं, तो इनका जो पोटेंशियल एनर्जी आपने देखा वो आया के Q1 Q2 डिवाइड बाई R। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये किसके लिए था, 2 पॉइंट चार्ज के लिए। क्या हम बहुत सारे चार्ज सिस्टम को फाइंड कर सकते हैं? यस, फाइंड कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट यही आपको यूज करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट यही यूज करना है। जैसे अभी हमने आपको एक ट्रायंगल दिया है, ऐसे आपको रेक्टेंगल दे सकता है, स्क्वायर दे सकता है, हेक्सागन दे सकता है, पेंटागन, कुछ भी दे सकता है आपको। वहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए बिल्कुल यही सेम मेथड यूज करेंगे। एनर्जी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, कभी वेक्टर ढंग से मत सोचना इसको। ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे स्केलर ढंग से सोचेंगे यहाँ पे। तो जस्ट चार्ज अगर आपको पता है, मैंने पहले बताया था, 2 चार्ज अगर पता है, सेपरेशन पता है, तो जस्ट के Q1 Q2 बाई R कर देंगे, ठीक है। फोर्स में R² होता है, वो वेक्टर होता है, ये हमारा क्या है, स्केलर है। तो ये बहुत ईजी है इसको करना। तो ये 2 पॉइंट चार्ज के बीच का होता है। अब आपके सामने 2 नहीं है, 1 2 3 3 पॉइंट चार्जेज हैं, 3 पॉइंट चार्जेज हैं। तो अब इनको कैसे आप करेंगे, इनको कैसे करेंगे, ठीक है, इनको कैसे करेंगे, इनको कैसे फाइंड करेंगे, ये हम करने वाले हैं। तो उसके लिए देखो, हमने आप एक स्टेटमेंट आपको बता रहे हैं। स्टेटमेंट क्या होता है, व्हेन मोर देन 2 चार्जेज आर देयर इन अ सिस्टम। अगर किसी सिस्टम में 2 चार्ज से ज़्यादा हैं तो फिर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। इंटरेक्शन एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड बाई सम ऑफ इंटरेक्शन एनर्जीज। सम ऑफ मीन्स एडिशन, सम ऑफ इंटरेक्शन एनर्जीज ऑफ ऑल पेयर्स पार्टिकल इन द सिस्टम। अब यहाँ पे कितने पेयर बनेंगे भाई, देख लो। 1 एक पेयर ये बना,
एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, यही दोनों तो यही पेयर तो बनेगा, और भी कोई बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो 3 पेयर बन रहा है तो 3 पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे लिख देंगे। इसी तरह अगर आपका देखो क्या है, स्क्वायर है, मान लो यहाँ पे आपको कोई एक स्क्वायर दे दिया, ऐसा मान लो एक स्क्वायर दे दिया, यहाँ पे Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, तो यहाँ पे देखो कितना सिस्टम बनेगा, Q1 Q2, Q2 Q3, Q3 Q4, Q4 Q1, Q3 Q1, Q2 Q4, Q2 Q4, तो ये भी बनेगा। 4 तो बनेगा, 2 और बनेगा, 6 सिस्टम बनेगा। 2 पॉइंट चार्ज का यहाँ पे 6 सिस्टम बनेगा। 6 एनर्जी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। यहाँ पे 3 एनर्जी आ रही है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। आई बात समझ में? तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैसे लिखेंगे भाई? यहाँ पे कैसे लिखेंगे? देखिए, पोटेंशियल एनर्जी of the system U is equal to K Q1 Q2 कहाँ भाई? ये देखो कितना डिस्टेंस है, R1 प्लस K Q2 Q3, डिस्टेंस कितनी है, R2 प्लस K Q3 Q1 डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना है, R3। तो ये पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। आप इसको अच्छे से देख लें। दिस इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो हम इसको डायरेक्टली ऐसे नहीं करते, वहाँ पे हम फाइंड करते हैं वेक्टर फॉर्म में, और वेक्टर फॉर्म का रिजल्टेंट निकालते हैं तब फाइंड करते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली हम इस तरह से ऐड कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो आप इसको नोट कर लें, फटाफट नोट कर लें। इसके बाद कुछ हम सैम्पल न्यूमेरिकल करने वाले हैं, ठीक है? इसको नोट कर लें फटाफट, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम करेंगे, मीन्स कुछ इसका अप्रोच अप्लाई करके देखेंगे, एप्लीकेशन इसका करेंगे। ये अप्रोच कैसे हम अप्लाई करते हैं सिस्टम ऑफ चार्जेज में, ठीक है? तो लेक्चर थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो उसको हम सेपरेट लेक्चर में करेंगे। तो अभी तक जो हमने आपको समझाया है, इसमें अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। बट इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो हम करेंगे वो यहाँ पे इसका एप्लीकेशन करेंगे। मीन्स एप्लीकेशन कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भाई। न्यूमेरिकल आता है, बोर्ड में भी आता है, कंपटीशन में भी आता है। कोई एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल आपको दिया होगा, वहाँ पे आपको एनर्जी पूछ रहा होगा, या उसका एप्लीकेशन पे वेलोसिटी पूछ रहा होगा, बहुत सारी चीज़ें पूछ रहे होंगे, ठीक है? वो सब हम वहाँ पर करेंगे। तो अभी तक आपको देखिए, इसमें एक एक स्टेप मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आपको कोई डाउट हो तो इसमें कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे।